हेलो दोस्तों, विजन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयश्री। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे एजुकेशन में भी बदलाव हो रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE नए बदलाव कर रहा है, नए सर्कुलर्स जारी कर रहा है, काउंसलर हेल्पलाइन चला रहा है और CBSE बोर्ड अब सीधे परिजनों से भी जुड़ रहा है। आज विजन एजुकेशन में हमारे खास मेहमान जयपुरिया विद्यालय के प्रिंसिपल कृष्णा भाटी इन्हीं सब बदलावों के बारे में बात करेंगी। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अरविंद के पास। विजन एजुकेशन में आज हमारे साथ मौजूद हैं जयपुरिया विद्यालय के प्रिंसिपल कृष्णा भाटी जी। आज उनसे हम कई तरह की बातचीत करेंगे। एजुकेशन में नित नए जो चेंजेस हो रहे हैं, नए नए जो आयाम स्थापित हो रहे हैं और कई ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिनको लेकर लगातार सर्कुलर्स जारी होते हैं। आज इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे हम मैडम से। मैडम, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। नमस्कार, थैंक यू। कृष्णा मैम, सबसे पहले एक लंबा अनुभव आपका एजुकेशन में रहा है, कई स्कूल्स को आपने लीड किया है। एजुकेशन में नित नए जो चेंजेस हो रहे हैं, एजुकेशन सिनेरियो में जो चेंजेस हो रहा है, आप जब स्टूडेंट थी तब, उसके बाद में आप पढ़ाने लगे और आज एक स्कूल को आप लीड कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे जो एजुकेशन में जो चेंजेस हुए हैं, एजुकेशन के सिनेरियो में जो चेंजेस हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं बताऊंगी कि लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि ये एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो आज हमें इस करंट स्टेट में लेके आए हैं। जब मैं एक स्टूडेंट थी तो एजुकेशन बहुत ही एक वन साइडेड स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्टिव तरीके से डायरेक्शंस के अंतर्गत फॉलो करा जाता था। उस टाइम में अहमियत दी जाती थी स्टेट बोर्ड को और हम मिशनरी स्कूल्स में पढ़ते थे तो उन सब ने अपनी मान्यता स्टेट बोर्ड से ले रखी थी। पर धीरे धीरे बीच में ये बदलाव का फेज़ आया जहाँ केंद्रीय विद्यालय कल्चर और प्लस NCERT के सिलेबस पे बेस्ड सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर्स, इसके कारण बहुत सारी स्टेट एफिलिएटेड जो स्कूल्स थी, स्टेट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड थी, उन्होंने अपने आप को CBSE स्कूल्स में परिवर्तन करा और इस तरीके से एक तो यूनिफॉर्मिटी बन गई बोर्ड में भी और जो बच्चे ट्रांसफरेबल जॉब वाले पेरेंट्स के जो बच्चे होते थे वो सफ़र नहीं करते थे स्टेट एजुकेशन से। वो इंडिया के कोई भी पार्ट में यदि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन्स की शॉर्टेज होती थी तो अब प्राइवेट स्कूल्स CBSE बोर्ड बनने लग गए। और फिलहाल तो मैं ये कहूँगी कि ये CBSE बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बहुत ही प्रोग्रेसिव बोर्ड है एंड नाउ इट हैज़ बिकम ऑल्सो a board which is available for students out of the country। ये एक अब इंटरनेशनल लेवल बोर्ड बन गया है। जी बिल्कुल मैम, जैसा आपने बताया कि एक इंटरनेशनल बोर्ड बन चुका है। CBSE कई ऐसे सर्कुलर्स भी जारी करता रहता है, चाहे वो स्टूडेंट्स के हेल्थ से जुड़े हों, उनके खाने पीने से जुड़े हों या तमाम ऐसी चीज़ों के लिए। लगातार ये देखने में आया कि CBSE पेरेंट्स के साथ ही स्टूडेंट्स को भी जागरूक कर रहा है। ना केवल स्कूल प्रशासन तक ही वो सीमित है बल्कि आज पेरेंट्स तक भी CBSE पहुँच रहा है। तो इस ऐसी जो सिचुएशन है जिसमें CBSE डायरेक्टली पेरेंट्स को टच कर रहा है, किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? राइट। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि CBSE की इंफॉर्मेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, वो CBSE की वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है। इससे पेरेंट्स काफ़ी जागरूक हैं और वो एक्सेस कर लेते हैं वेबसाइट को। तो एक स्कूल की तरफ से जो अवेयरनेस है वो, और एक पेरेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं बच्चे की एजुकेशन में, वो भी इन सर्कुलर्स से परिचित होते हैं। दूसरी बात, CBSE ने प्रोएक्टिवली पेरेंट बॉडी को शामिल कर रखा है और रिसेंट लास्ट 1 ईयर में हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। एक तो देखा है हमने प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, जहां प्राइम मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स को परीक्षा के समय परीक्षा पर चर्चा करके और नेशनल अवेयरनेस और नेशनल फोकस डाला है स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन प्रेपरेशन पर। साथ ही हमारे चेयरपर्सन CBSE की मैडम अनीता करवल, उन्होंने प्रोएक्टिव स्टेप इस की कड़ी को आगे रखते हुए इस बार पेरेंट्स को एग्जामिनेशन से पहले डायरेक्टली एक पत्र लिखा जिसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पुनः पेरेंट्स को याद करवाई
और बोर्ड में स्पेशली बच्चों को सपोर्ट देना, पंक्चुअली सेंटर पे छोड़ना, बच्चों की वेलबींग देखना, बच्चों की दिनचर्या और बच्चों के स्लीप आवर्स देखना, इस सब में पेरेंट्स को वापस से उनके जो एक कहते हैं पेरेंटहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको अवगत करवाया है और उनको एक संदेश दिया है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। तो मैं समझती हूँ कि सीबीएसई बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेसिव वे से बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को सबको गाइडलाइंस के तहत आगे बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल मैम, एक अच्छी चीज़, क्योंकि जब सीबीएसई पेरेंट्स को एक लेटर भेजता है तो कहीं ना कहीं उसका जो फ़र्क है वो ज़रूर देखने को मिलता है। मैम, हाल ही में सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें बताया कि 1st to 8th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोज़ाना जो एक पीरियड उनका वो स्पोर्ट्स का होना चाहिए। सर्कुलर भी जारी किया है। उस सर्कुलर को देखते हैं तो क्या लगता है कि ये कितना कारगर साबित होगा स्टूडेंट्स के लिए? राइट, मैं ये कहूँगी कि ये सर्कुलर एक वेलकम स्टेप है जिसके तहत हमें सब स्कूल्स को अब आदेश मिल गए हैं सीबीएसई से कि अब हम क्लास 1 to 12 तक रोज का एक पीरियड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को देंगे। और इस सर्कुलर को जो क्लास 1 to 8 के लिए हमें आदेश मिले हैं वो डेटेड 9 मार्च 2019 है और पिछले साल हमें 9 to 12 के लिए आदेश मिल गए थे कि इन क्लासेस के लिए रोज का एक फिजिकल एजुकेशन का पीरियड रखना चाहिए। मैं इसे वेलकम स्टेप इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों की हेल्थ और फिजिकल फिटनेस पे अब हमारी एफिलिएटिंग बॉडी है उन्होंने ध्यान दिया। इसका मतलब कि स्कूलों में होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो बच्चे का एक वेलबींग है, एक फिजिकल मेंटल वेलबींग है, वो सब आगे बढ़ेगा। और प्लस काफ़ी लाइफ स्किल्स साथ में जुड़े हैं स्पोर्ट्स के साथ में और नेचुरली जुड़े भी रहते हैं। तो इससे सारे स्कूल्स एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम उठाएंगे कि बच्चों का वो इंश्योर करेंगे कि आउटडोर एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़ ये सब उनकी दिनचर्या में शामिल हो। मैम, बात हो रही है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ की, लेकिन कई स्कूल्स ऐसे भी हैं जो आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या बहुत ही छोटे स्पेस में चल रहे हैं, सीबीएसई स्कूल्स हैं, तो वे अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे? सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया, एक आदेश भी दिया, लेकिन वो धरातल पर सही साबित होगा? क्या उम्मीद है आपको इसकी? स्कूल्स जिनमें स्पेस कंस्ट्रेंट है, अरविंद जी ये बात आपने बहुत सही पॉइंट आउट करी है, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स वर्टिकली ऊपर चल रहे हैं और उनकी जो ओपन स्पेसेस हैं वो बहुत कम है, इतनी लिमिटेड हैं कि वो कोई भी गेम करवाने में सक्षम नहीं हो। कई जगह इतनी स्पेस की सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पे स्कूलों को प्रोएक्टिवली अपने अपने सॉल्यूशंस ढूंढने ही पड़ेंगे, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी नहीं करें हम तो कम से कम बच्चों का एक्सपोजर जो उनके फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित है वो स्कूल बरकरार रखें। और सॉल्यूशंस में मैं ये कहूँगी कि हर स्कूल के पास में असेंबली हॉल होता है या मल्टीपर्पस हॉल होता है या कोई ऐसी ग्राउंड या स्पेस होती है जहाँ पे वो स्कूल की गैदरिंग करते हैं। उन स्पेसेस में वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें कि योगा इंट्रोड्यूस कर लें, इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक्स इंट्रोड्यूस कर लें बच्चों के लिए। वहाँ पे वो इंडोर गेम्स की सुविधाएं भी रखें। तो स्कूलों को अपना एक जो कहते हैं इनोवेशन, अब उनको सोचना पड़ेगा, उनको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ेगा कि यदि हमारे पास में ग्राउंड्स नहीं है तो हम कहाँ इंटरनल स्पेस की मैनेजमेंट करें। पर उनको इंश्योर तो करना ही चाहिए कि सीबीएसई का ये सर्कुलर आया है, इस पे हमारी कंप्लायंस हो और ऐसा ना हो कि हम इस सर्कुलर को निगलेक्ट करते हुए बच्चों का नुकसान होने दें। मैम, सीबीएसई के जिस सर्कुलर की हम बात कर रहे हैं, लगातार सर्कुलर्स आए सीबीएसई के पिछले दिनों, उनकी मॉनिटरिंग किस तरह से होती है? क्योंकि यदि मॉनिटरिंग प्रॉपरली हो, क्योंकि लास्ट डेज में आया कि स्टूडेंट्स जो हैं जंक फूड नहीं खाएंगे, जंक फूड की जहाँ बात हुई, लेकिन आज भी स्कूल्स की कैंटीन में जंक फूड अवेलेबल है। तो क्या सीबीएसई प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है या उसको क्या कुछ सुधार करने की अभी ज़रूरत है? जब भी हमें गाइडलाइंस मिलते हैं और इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, सीबीएसई के डायरेक्शंस मिलते हैं, मैं ये समझती हूँ कि वो सब डायरेक्शंस कंप्लायंस के लिए होते हैं,
वो सब डायरेक्शंस को हमें फॉलो ही करना होता है। ये हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है और कई जगह तो ये हमारी मैंडेटरी कंडीशन है एफिलिएशन की। हर स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है और एफिलिएशन के लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट से भी, हमें स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होती है। और अब एक कंडीशन है, जो न्यू कंडीशन आई है कि एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का हमें एनओसी चाहिए और उनकी कमेटी आती है एक फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए, फिज़िकल इंस्पेक्शन के लिए। उसमें भी ये चेकलिस्ट है और वो चेक कर सकते हैं स्कूल में। सेकेंडली, हर स्कूल के पास में एक एसएमसी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो जब भी कोई इस तरीके के सर्कुलर्स आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ये एक ड्यूटी होती है, क्योंकि वो स्कूल का रोड मैप जो है वो आगे देख रहे होते हैं, स्कूल का ब्लूप्रिंट देखते हैं कि आगे कैसे चलेगा। उसमें वो कंप्लायंसेस की कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। प्रिंसिपल की ये ड्यूटी है कि डे टू डे वर्किंग में वो इस तरीके की कंप्लायंसेस देखे। जैसे आपने जंक फूड की बात कही, तो कैंटीन में जो भी सर्व हो रहा है, सीबीएसई ने इस पे बहुत क्लियर डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि हम जंक फूड को सम्मिलित नहीं करें। स्कूल की अपनी एक फूड कमेटी हो सकती है, कैंटीन कमेटी हो सकती है, जिसमें कि स्टूडेंट भी हो और जिसमें टीचर्स भी हों, और वो अपनी एक रेगुलर क्वार्टरली इंस्पेक्शन रिपोर्ट करें और डे टू डे मॉनिटरिंग करें कि हेल्थ फूड सर्व हो रहा हो, अफोर्डेबल बजट में सर्व हो रहा हो। और क्लास टीचर्स भी अपने लेवल पे देखें कि बच्चे रेगुलरली कैंटीन जाने के बजाय एक कैंटीन डे फिक्स कर दिया जाए। बच्चों की नॉर्मली टेंडेंसी है जंक फूड की तरफ खींचे जाते हैं, तो कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है और प्रिंसिपल इन सब चीज़ों को वो अपने कमिटीज़ के तहत मॉनिटर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैम, जिस तरह से जो सीबीएसई जो सर्कुलर्स जो जारी कर रही हैं, कहीं ना कहीं हेल्पफुल काफ़ी साबित हो रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो या स्कूल कमिटीज़ हों, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो।